हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है 3 स्टेजेस से गुजरती है। जो प्राइवेट कंपनी है वो तो 2 स्टेजेस से ही काम चल जाता है उनका, लेकिन जो तीसरी कंपनी दूसरी पब्लिक कंपनी है उसको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो जो 3 स्टेजेस हैं वो है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। प्राइवेट कंपनी 2 स्टेजेस से गुजरती है, और प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, मतलब अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है प्राइवेट कंपनी को, वो अपना काम शुरू कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसको एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के बाद। उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है तब तभी जो है पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। पहला जो स्टेज है प्रमोशन का है। प्रमोशन का मतलब होता है कि बिजनेस आइडिया की डिस्कवरी करना। जो एक बिजनेस हम करना चाहेंगे उसके बारे में सोचना, कौन सा बिजनेस हम करेंगे, उसका आइडिया का जन्म होना, वो प्रमोशन स्टेज है। इसके अंदर जो है बिजनेस आइडिया की डिस्कवरी भी आती है, साथ में जो कैसे जो है फंड्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे, प्रॉपर्टी कहाँ से अरेंज करेंगे, और मैनेजमेंट कौन करेगा। ये सारे जो कंसर्न होते हैं इसलिए सोचे जाते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में हो जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रमोशन के अंदर ही आती है। प्रमोशन डिस्कवरी ऑफ बिजनेस है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स है, प्रॉपर्टी है, मैनेजमेंट। देखिए पहले चीज़ जो आई है वो डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडियाज़ है या अपॉर्चुनिटी। बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करना है या उसकी अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करना है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम ये बिजनेस कर सकते हैं। फिर उसके लिए जो फंड्स एंड प्रॉपर्टीज होती है उसको अरेंज करना है, और जो उसको मैनेज करेगा इन तीनों चीज़ों को अरेंज करना है, ताकि हम जो बिजनेस होगा वो प्रॉफिटेबल हो जाए। प्रमोशन का मतलब ही यही है कि जो बिजनेस है वो रियलिटी में आना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इनटू रियलिटी। प्रमोशन कौन करता है? प्रमोशन प्रोमोटर्स करते हैं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो स्टेज होता है वही प्रमोशन स्टेज होता है, और इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी का जन्म ही नहीं होता है। तो कंपनी तो कुछ कर ही नहीं सकती है क्योंकि उसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। तो सारे काम जो पर्सन्स करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। प्रमोटर वो है, वो पर्सन है या पर्सन्स हैं जो प्रमोशन का काम करते हैं, जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, या एक कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, जो एक बर्थ देती है बिजनेस कंसर्न को, जिसकी वजह से बिजनेस कंसर्न एग्जिस्टेंस में आती है। कुछ फंक्शंस होते हैं प्रमोटर्स के जो वो लोग परफॉर्म करते हैं, इन्हीं को स्टडी करते हैं आगे। पहला है, सबसे पहला फंक्शन तो बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करना है। तो प्रमोटर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एरिया होगा जहाँ पे बिजनेस करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो भी वो सोचते हैं ये प्रमोटर का पहला काम है। दूसरा काम होता है कि जो ये आइडिया उन्होंने सोचे हैं इनको देखना कि वो कितने फिजिबल हैं, कितने उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा उसके लिए कुछ स्टडीज़ की जाती है। जो भी वो प्रोजेक्ट, जो भी वो बिजनेस करना चाहते हैं उनको इवेलुएट करना, उनका एनालिसिस करना है कि पोटेंशियल क्या होगा, फ्यूचर में उनकी क्या संभावनाएं हैं, उसको स्टडी करना फिजिबिलिटी स्टडीज़ कहलाती है। और कुछ टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं जो कंडक्ट की जाती हैं। पहली है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है कि जो इनपुट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिजनेस को करने के लिए, क्या वो एडुकेटली अवेलेबल है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है रॉ मटेरियल को अरेंज करने में तो आपका बिजनेस आइडिया जो है फिजिबल नहीं होगा। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, उसके लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, तब वो फिजिबल माना जाएगा। दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आती है कि हर बिजनेस को करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फंड्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो क्या उस जो बिजनेस आइडिया सोचा गया उसके लिए जितना फंड्स चाहिए उसका अरेंजमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे तो इसी स्टेज पे बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, आइडिया को ही ड्रॉप कर देना चाहिए। अगर कर पाएंगे तो आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम तीसरी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। जो बिजनेस करेंगे, हर बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। अगर उसमें एडुकेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो हमारा प्रोजेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तभी हम जो है उस बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। मतलब तीनों तरह की फिजिबिलिटी होनी चाहिए, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, तभी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो फंक्शन है प्रमोटर्स का वो है रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम का अप्रूवल लेना। कंपनी का नाम अप्रूवल तभी मिलता है जब वो आइडेंटिकल ना हो किसी और कंपनी से, या किसी और कंपनी के नाम से मिलती जुलती ना हो। तभी जो वो यूनिक नेम होना चाहिए, तभी जो है उसको अप्रूवल मिलेगा। अभी आप किसी कंपनी के साथ नेशनल नहीं लगा सकते, हिंदुस्तान नहीं लगा सकते। जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उस नाम के साथ आप कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। चौथा जो है प्रमोटर का जो फंक्शन है वो है सिग्नेटरीज लेना। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करके एक डॉक्यूमेंट होता है, मेजर डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके ऊपर प्रिपेयर होने के बाद उसमें सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। तो जो सिग्नेचर करते हैं उनको सिग्नेटरीज बोलते हैं। तो फिक्स करना है कि कौन उसके सिग्नेटरीज होंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स कौन होंगे, ये फिक्स करना। और उसमें उनके सिग्नेचर लेना और उनका एक कंसेंट भी लेना कि वो डायरेक्टर एक्ट करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं डायरेक्टर, और जो क्वालिफिकेशन शेयर है उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। पांचवा जो है प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना है। जैसे ऑडिटर्स होते हैं, जैसे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, और बैंकर्स, मर्केंटाइल बैंकर्स होते हैं। इन सब प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने का काम प्रमोटर्स ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं रजिस्ट्रेशन की जो पूरी करनी पड़ती हैं, एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं। प्रमोटर को देखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हुए कि नहीं हुए। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रॉस्पेक्टस है, स्टेटमेंट इन ड्यू प्रॉस्पेक्टस है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और ये प्रोमोटर्स ही देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है मेजर डॉक्यूमेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी है। MOA ये डिफाइंस करता है कि पावर क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है कंपनी के, और उसके आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप क्या है। जब भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी इसके बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती है। अगर कंपनी इसके बाहर जाके कोई काम करती भी है तो उसको रेटिफाइड भी नहीं किया जा सकता, वो बाइंडिंग नहीं होता है। इसलिए आउटसाइडर्स को भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेना चाहिए, जिससे पता चल जाए कंपनी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती है। इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इसके कंटेंट क्या क्या है, MOE के या क्लॉजेस क्या क्या है। पहला क्लॉज नेम क्लॉज है, जिसमें कंपनी का नाम क्या रखा है वो बताया जाता है। नेम जो है आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी के साथ, इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है या किसी नेशनल हीरो के साथ लिंक्ड है, वो नाम आप यूज़ नहीं कर सकते। और उस जो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी लास्ट में अपने नाम के आखिर में, और जो पब्लिक कंपनी है अपने नाम के आखिर में लिमिटेड रखेगी। दूसरा जो क्लॉज आता है वो डोमिसाइल क्लॉज है या सिचुएशन क्लॉज है। ये बताता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड होगा। एग्जैक्ट एड्रेस तो जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रहा है तब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर डोमिसाइल क्लॉज या एग्जैक्ट एड्रेस जो है बताना ज़रूरी होता है। पहले सिर्फ हम स्टेट बता देते हैं कि कौन से स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अब रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट मिल गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें एग्जैक्ट एड्रेस देना ज़रूरी हो जाता है।
थर्ड जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज है, जो डिफाइन करता है कंपनी किस काम के लिए फॉर्म हुई है। कंपनी जो फॉर्म हुई है उसका पर्पस क्या है, कौन से काम को करेगी। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म हुई है तो कार बनाने का काम करेगी। लायबिलिटी क्लॉज बताता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी और कैसे तय की जाएगी। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो कैसे लिमिटेड होती है कि जितना उसने अपने शेयर्स जो खरीद रखे हैं कंपनी के या जो सब्सक्राइब कर रखे हैं उस पर जितना अनपेड अमाउंट है, जितना अमाउंट अभी तक उसने पे नहीं किया उतनी ही लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा पैसा उससे मांगा नहीं जा सकता। अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू का कोई शेयर है जिस पे 4 रुपया पेड हो गया, जिस पे 4 रुपया ऑलरेडी पेड हो गया, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से 6 रुपये से ज़्यादा 6 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकती। तो लायबिलिटी फिक्स्ड हो जाती है, 6 रुपये से ज़्यादा की लायबिलिटी किसी भी हालत में शेयर होल्डर की नहीं होगी। जो अनपेड अमाउंट है उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं हो सकती। अगर उसने पूरा अमाउंट पे कर दिया तो उसकी लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर हम बताते हैं कि कितनी कैपिटल से हम जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करने वाले हैं, और जितनी कैपिटल से हम रजिस्टर्ड कराते हैं वो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। उससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज नहीं कर सकती है। सिक्स्थ आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब है कि जो मेंबर्स, जो सिग्नेटरीज आपने बनाए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, जो डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट किए हैं वही सिग्नेटरीज होते हैं। वही डिक्लेरेशन देते हैं कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार हैं और जो है कंपनी के शेयर्स, जो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी तैयार है। फिर नेक्स्ट आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब है कि जो 7% पब्लिक कंपनी में चाहिए मिनिमम, और 2% जो है पब्लिक कंपनी में चाहिए, और ये लोग जो है साइन करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये कंटेंट्स थे 6 कंटेंट। अब पढ़ते हैं हम लोग एसोसिएशन क्लॉज। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो होता है वो बायलॉज होता है कंपनी का, वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कैसे इंटरनली मैनेज होगी कंपनी उसके लिए होता है। ये जो है MOA को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, उसका एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक कंपनी जो है वो कोई भी उसका अपना एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, या टेबल FGHIJ इसमें से कोई भी टेबल में से एक जो है वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ले सकती है, उसको अडॉप्ट कर सकती है। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स है, उनका कंसेंट भी लेना पड़ता है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो हम सबमिट करते हैं उसमें प्रपोज डायरेक्टर्स के कंसेंट को हम सबमिट करते हैं। इसमें बताते हैं कि वो एग्री करते हैं, कि सिग्नेचर करते हैं, और लिखता है एग्री। तो एग्री करके सिग्नेचर करते हैं कि वो कंपनी के डायरेक्टर एक्ट करना चाहते हैं और क्वालिफिकेशन शेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। चौथा जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है कंपनी इंडिविजुअल के साथ कर सकती है। उसको अपॉइंट करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपॉइंट करती है, ओवर टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करती है, मैनेजर अपॉइंट करती है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना पड़ता है। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर, जिसको हम सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार के पास। उसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी पूरी कर ली गई हैं, उनको साथ कंप्लाइट हो गए हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट या हाई कोर्ट का एडवोकेट या कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या कंपनी का मैनेजर, कोई भी पर्सन जो है सिग्नेचर कर सकता है। फिर आता है फीस का, पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट ऑफ फीस जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करनी पड़ती है, और कितनी फीस हम पे करेंगे, कितनी फीस हम पे करेंगे ये जो डिसाइड होता है ये ऑथराइज्ड कैपिटल से डिसाइड होता है। जितनी ज़्यादा आप ऑथराइज्ड कैपिटल रखेंगे उतनी ज़्यादा फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जितनी कम ऑथराइज्ड कैपिटल रखेंगे उतनी कम फीस पे करनी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जितनी कम हम रखेंगे तो परसेंटेज वाइज जो है ज़्यादा हो जाता है, हाई परसेंटेज हमको देना पड़ेगा, और जितना बड़ा अमाउंट ऑथराइज्ड कैपिटल का रखेंगे उतना ही परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन फीस तो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कंपनी को सोच समझकर जो है अपना
ये सारे 6 डॉक्यूमेंट्स थे, MOA, AOA, डायरेक्टर्स का कंसेंट, कोई एग्रीमेंट है मैनेजर के साथ, MD के साथ, कोई स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है और जो फीस पे करी गई। ये 6 चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं जब रजिस्टर कराते हैं कंपनी को। प्रमोटर्स की पोजीशन क्या है वो जान लेते हैं। प्रमोटर्स जो है डीम्ड माना जाता है कि वो ट्रस्टी एक्चुअली में नहीं है, ना प्रमोटर्स एजेंट है कंपनी के, ना कंपनी के ट्रस्टी हैं, लेकिन ये डीम्ड क्या अज्यूम किया जाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो ट्रस्टी हैं और वो कोई जो है प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स एंटर करते हैं उनको रेटिफाई करवाना पड़ता है शेयर होल्डर से। जो शेयर होल्डर्स की पहली मीटिंग होती है इनकॉर्पोरेशन के बाद, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं जिसे, उसमें रेटिफाइड करवाना पड़ता है। अगर शेयर होल्डर सर्टिफाइड कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग नहीं होंगे और वो जो है शेयर होल्डर्स को प्रमोटर को ही फुलफिल करने पड़ेंगे, उसके लिए लायबल प्रमोटर्स ही होंगे। प्रमोटर्स का राइट है कि जो भी रेम्यूनरेशन, जो भी सर्विसेज उसने रेंडर करी है अप टू इनकॉर्पोरेशन स्टेज, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिल जाए और जो भी पैसा उसके पास से खर्च हुआ, जो भी एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किए, वो उसको रीइंबर्स्ड हो जाए। अगर प्रोस्पेक्टस जब इशू किया गया उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट दिया, कोई भी गलत स्टेटमेंट प्रमोटर्स ने दिया है, तो प्रमोटर्स उसके लिए लायबल होंगे शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, मतलब यहाँ पे हमारा जो है प्रमोशन स्टेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जब से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कंपनीज को कंपनी सेट के अंदर। ये सेकंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। जब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार जब उनकी स्क्रूटनी कर लेता है, जांच कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये एक तरह का बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी के लिए। कंपनी, इसका मतलब है कि कंपनी इस डेट से एग्जिस्टेंस में आ गई है। इसका इफेक्ट क्या है, कंपनी इस डेट से, जिस डेट को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उस डेट से कंपनी एक लीगल एंटिटी बन जाती है और परपेचुअल सक्सेशन के साथ वो चलती रहेगी। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो दूसरों के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। इसका इफेक्ट क्या है, प्राइवेट कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज के तुरंत बाद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके तुरंत बाद जो है प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती, उसको एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। थर्ड स्टेज जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है, यानी कि फंड को रेज करने की स्टेज। पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू। उसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के अंदर कैसे जो प्रोसीजर है वो क्या है फंड्स को रेज करने का, उसको स्टडी करते हैं। पहला जो स्टेप है प्रोसीजर में वो है सेबी का अप्रूवल लेना। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी बॉडी है कैपिटल मार्केट को लेकर। और जितने भी कंपनीज जो है पब्लिक से जो पैसा रेज करना चाहती हैं, फंड रेज करना चाहती हैं, उनको सेबी से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। सेबी के अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बनाती है। प्रोस्पेक्टस को तैयार करने के बाद वो जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल करती है। और प्रोस्पेक्टस जो है एक पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक से पैसा रेज करेगी और जनरल पब्लिक से, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। और प्राइवेट कंपनी जो है जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती है, वो प्राइवेटली पैसा रेज करती है, तो प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाती है। और ये सारे दोनों डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं। तीसरा स्टेज में आता है कि जो आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया उसके बाद आप बैंकर्स को अपॉइंट करते हैं, ब्रोकर्स को अपॉइंट करते हैं, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं। बैंकर्स पैसा कलेक्ट करते हैं जनरल पब्लिक से, वो जो एप्लीकेशन का साथ पैसा भेजते हैं वो बैंक में जमा होता है।
ब्रोकर्स एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो शेयर्स के लिए अप्लाई करें। अंडरराइटर्स गारंटी देते हैं कि जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन होगा शेयर्स का वो अंडरराइटर्स सब्सक्राइब करेंगे और बदले में इनको जो है कमीशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। फोर्थ पॉइंट जो आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का है। हर पब्लिक इशू के साथ एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रेस्क्राइब करना पड़ता है। कितना जो है परसेंटेज सब्सक्रिप्शन का है उसको मिनिमम मानेंगे। ये जो है 90% जो है लॉ ने तय किया है। 90% के ऊपर कंपनी अपने हिसाब से तय कर सकती है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो है डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं 90% सेबी गाइडलाइन से। इसके ऊपर जो है डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टस में स्टेट करना पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा ये डिसाइड करने के लिए डायरेक्टर्स जो है वो देखते हैं कि जो पर्पस के लिए इशू लाया गया उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो कितनी फंड की ज़रूरत पड़ेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। उन सब को ध्यान में रखकर जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन तय की जाती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई तो जितना भी पैसा रिसीव हुआ है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में पब्लिक ने जितना ही पैसा डिपॉजिट किया है एप्लीकेशंस के थ्रू वो कंपनी ने वापस लौटा देना है एप्लीकेंट्स को 120 डेज के अंदर। 120 डेज के बाद 10 दिन का और ग्रेस पीरियड देते हैं, यानी कि 130 डेज तक पैसा नहीं लौटाया तो 130 डेज के बाद 6% जो है पेनल्टी लगेगी इंटरेस्ट के फॉर्म में। जितने डिले होगा तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर जो फिफ्थ स्टेज आता है सब्सक्रिप्शन स्टेज में वो है एप्लीकेशन देना स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन आ चुकी हैं, आप चाहेंगे लिस्टिंग करवाना। लिस्टिंग के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को और स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल दे देगा तो आप लिस्ट करवा पाएंगे। उसके बदले में एक लिस्टिंग फीस जो है हर साल जो है स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ती है। 6 जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है। सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए तो आप पब्लिक को जो है शेयर्स अलॉट कर दीजिए जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो ये 6 पॉइंट्स हैं प्रोसीजर फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन के। सेबी का अप्रूवल, प्रॉस्पेक्टस फाइल करना, बैंकर्स को अपॉइंट करना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना और शेयर्स अलॉट कर देना। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रॉस्पेक्टस जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, नोटिस होता है, सर्कुलर होता है या एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। इसका एक ही पर्पस है कि वो जो है इनवाइट कर रहा हो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए या शेयर्स को परचेज करने के लिए, डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा नोटिस या ऐसा सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट जिससे कि जनरल पब्लिक को कहा जा रहा हो कि कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करे या खरीद ले, उस डॉक्यूमेंट्स को हम उस सब चीज़ों को प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब करवा सकती है। प्राइवेट कंपनी को जो है इशू कराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो प्राइवेटली पैसा रेस करती है और पब्लिक से रेस नहीं कर सकती है। और ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको रजिस्ट्रार के पास जमा कराना ज़रूरी है। और जो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस की जगह डॉक्यूमेंट सबमिट करती है रजिस्ट्रार के पास उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप लोग पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम डिफाइंस करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस को, बिजनेस क्या काम करेगा। आर्टिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है इंटरनल मैनेजमेंट को लेकर कैसे अंदरूनी काम होगा कंपनी के अंदर। पोजीशन मेन डॉक्यूमेंट होता है, एमओए एओए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। एमओए को वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। रिलेशनशिप एमओए रिलेशनशिप डिफाइन करता है कंपनी और आउटसाइडर के साथ। एओए कंपनी के इंटर मेंबर्स और कंपनी के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। जो भी एक्ट हमने एमओए के बाहर किए उनको रेटिफाइड नहीं कर सकते हैं। एओए के बाहर जो भी हमने काम किया उसको रेटिफाइड कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन होती है कि वो एमओए को वायलेट ना करे। एमओए फाइल करना सबके लिए ज़रूरी है, पब्लिक और एओए फाइल करना सबके लिए ज़रूरी नहीं है।
वो जो है टेबल बने हुए हैं, टेबल ऐप से कोई भी एक जो है अडॉप्ट कर सकती है कंपनी। एमओए को अल्टर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों से अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेनी पड़ सकती है, कंपनी लॉ बोर्ड से भी, और शेयर होल्डर से भी लेनी पड़ सकती है। एमओए को अल्टर करना आसान है, इसमें केवल शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस थे ये हो गए एमओए और एओ के। तो ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।